The film you're about to see is based upon documented facts. Views and opinions expressed in this program are purely independent, and we do not promote a company, association or individual through this video. जी नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो गया है। ठीक है, एक तरीके से लोगों को रोजगार मिल जाता है इससे। अच्छी है, देखिए बीच में मिडिल मैन नहीं रहता तो डायरेक्ट कंज्यूमर को बेनिफिट मिलता है। MLM का जो इम्पैक्ट है वो बहुत शॉर्ट टर्म भी होता है, कई बार कस्टमर बनते हैं और बहुत शॉर्ट टर्म टूट जाते हैं। चांस मिलता है, लोग ग्रो भी करते हैं, लेकिन अचानक सडनली ऐसा होता है कि कंपनी पॉलिसी चेंज कर देती है, प्रोडक्ट्स चेंज कर देती है या क्लोज हो जाते हैं। तो उसमें जो कर रहा होता है या जिसने आगे से ट्रस्ट करके लोगों को जोड़ा होता है तो उसके लिए प्रॉब्लम आ जाती है। उसमें पुश मेथड है, इसलिए बुरा है। आजकल के टाइम पे किसी के पास पूरी इन्फॉर्मेशन है नहीं, अगर वो किसी को जोड़ भी रहे तो वो उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करते, उसको पूरे सारे प्रोज एंड कॉन्स नहीं बता पाते। डायरेक्ट सेलिंग, MLM या फिर नेटवर्क मार्केटिंग हमारे देश के लिए कोई नया व्यवसाय नहीं है और लाखों की संख्या में सफल डायरेक्ट सेलर्स और कंपनियां होने के बावजूद भी इस इंडस्ट्री को लोग शक की निगाह से देखते हैं। इंडिया इज एन आइडियल कंट्री फॉर डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि हमारे देश में 140 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है। दुनिया की सबसे युवा आबादी हमारे देश में रहती है। हम लोग मोस्ट सोशली बाउंड कंट्री के रूप में पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। जिस प्रकार का हमारा सामाजिक ताना बाना है तो वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग में बहुत हेल्पफुल रहता है। हमारे देश में, भारत में करीब 400 से 500 कंपनी मेरे ख्याल से डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे व्यवसाय कर रही है। जब मैं भारत सरकार में कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी था तभी मुझे डायरेक्ट सेलिंग से डायरेक्टली डील करने का मौका मिला, क्योंकि इंटरनल ट्रेड नामक विषय कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट देखती थी। इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग काफ़ी पहले आई थी, कोई इसमें गाइडलाइन नहीं, कोई कानून नहीं है, तो भी ये फैलती चली गई। उसका रीज़न क्या था कि जब कोई सिस्टम सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को एड्रेस करता है, उसकी प्रॉब्लम को एड्रेस करता है, वो सिस्टम रोक नहीं सकते। 2016 से पहले डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में कोई गाइडलाइंस नहीं थी और लोगों ने उनका फायदा उठाया और बहुत सारी मनी सर्कुलेशन कंपनियां हमारे देश में आई। शुरू में जब ये बिल्कुल अनसपोर्टेड थी, इंडस्ट्री बिल्कुल हेफेजेड तरीके से चल रही थी, उस वक्त ये जरूरी था कि एक यूनिफाइड आवाज उठाना। आवाज उठी, समस्याएं तो समाधान भी निकले। कुछ एसोसिएशंस बनी जिन्होंने इस समस्याओं को, इंडस्ट्री की समस्याओं को रिप्रेजेंट किया, गवर्नमेंट को समझाया। जहां चुनौतियों भरे भारत में डायरेक्ट सेलिंग तेजी से विकास कर रही थी, वहीं कुछ लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग की आड़ में चिट फंड और पॉन्जी स्कीम से लोगों को भ्रमित किया। 2011-12 एक ऐसा समय था जो डायरेक्ट सेलिंग के लिए सबसे मुश्किल समय कहा जाता है और उस मुश्किल समय में इंडस्ट्री एक ऐसे दौर से गुजरी कि पूरी इंडस्ट्री के ऊपर में डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर में क्वेश्चन मार्क लग गया था कि ये सही है या गलत है, ये चलेगा या नहीं चलेगा। और हिंदुस्तान की जो अच्छी अच्छी कंपनियां थी उन कंपनियों को बहुत टफ टाइम फेस करना पड़ा। दिसंबर 2011 से लेके अक्टूबर 2012 तक हमने अपने आंदोलन की शुरुआत की थी दिल्ली के रामलीला मैदान से। उसके बाद हम लोग जंतर मंतर पे रहे लगभग 13-14 दिन। उसके बाद में हम लोग जयपुर के उद्योग मैदान में 150 से ज़्यादा दिन का लगातार हम लोगों ने वहाँ पे धरना दिया और फाइनली उसके बाद में राजस्थान गवर्नमेंट डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन लेके आई और उसके बाद में राजस्थान में पर्टिकुलरली डायरेक्ट सेलिंग के लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो गई और जो कंपनियां बंद थी वो वहाँ पे चालू हो गई। एक चीज़ समझ में आ गई कि अगर कंपनी को बचाना है तो कंपनी तभी बचेगी जब इंडस्ट्री बचेगी। और इंडस्ट्री में मैं एज ए लीडर क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं वो मैंने सोचा और इस दिशा में मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली DSDWA डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन का फाउंडर प्रेसिडेंट बनने की। और वहाँ मैंने प्रयास किया कि जो जिम्मेवारी मुझे मिली है उस जिम्मेवारी को मैं अच्छे से निभाऊं। और हम लोगों ने RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो एक हमारे देश में एक अच्छी व्यवस्था है जिसके तहत आप सरकार से
बहुत सारे प्रश्न पूछ सकते हैं जो प्रश्न पब्लिक डोमेन में नहीं रहते हैं। तो हमने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में RTI लगाई कि डायरेक्ट सेलिंग जो कॉन्सेप्ट है ये इंडिया में लीगल है या नहीं है। हमने 7 मिनिस्ट्रियों को चूज किया और 7 में RTI लगाई। RTI लगाने के बाद हमने ये पूछा कि हमारे पास ये समस्याएं हैं, इनको समस्या लेकर हम किसके पास जाएं। तो एक मैरी गो राउंड शुरू हुआ और जब जवाब आए तो इस मिनिस्ट्री ने उसको, उसने उसको, इस तरीके से हमको इधर से उधर भेज दिया। उन सारे जवाब को नत्थी करके हमने PMO में RTI लगा दी। एक कमेटी बनी, इंटरनल मिनिस्ट्रियल कमेटी। उस कमेटी का मेन काम ये था, ये देखना, ये जानना कि डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है ये सही है या नहीं है, और अगर ये सही है तो इसकी क्या कोई गाइडलाइन होनी चाहिए। बार बार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स को मिलके मुझे ये लगा कि यस, एक कोई कानून की जरूरत है। 2 साल लगे अपने आप को ये पहचानने में कि हमारा सुनवाई कहाँ होगी। गाइडलाइन जो सेंट्रल की 2016 में आई है उससे कहीं पहले सन 2012 में राजस्थान स्टेट की गाइडलाइन आ चुकी थी। उसमें फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का उसमें उल्लेख भी है कि उनकी मांग पर ये दिया जा रहा है। वर्ष 2020 डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। जुलाई 2020 से कानून में इसको कहा गया कि ये एक ऐसी प्रोडक्ट सेलिंग प्रक्रिया है जो कि नेटवर्क के थ्रू काम करती है। तो ये बहुत बड़ी जो उपलब्धि डायरेक्ट सेलर्स के लिए थी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के लिए थी। इसके बाद विद इन अ ईयर, 1 साल में ही 28 दिसंबर 2021 को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के नियम, रूल्स बन गए। डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 जो कि भारत सरकार ने 28 दिसंबर 2021 को नोटिफाई की। डायरेक्ट सेलिंग को लीगल रिकॉग्निशन मिल गया है, सोशल रिकॉग्निशन भी मिल गया है। कुछ यूनिवर्सिटीज में डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ाया जाने लग गया है, लेकिन उसके बावजूद आज भी डायरेक्ट सेलिंग को अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता। डायरेक्ट सेलिंग को आज भी स्कैम समझा जाता है, और जो लोग समझने वाले हैं वो गलत नहीं है, वो सही है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे ज्यादातर स्कैम हुए हैं। एसोसिएशंस अगर होंगी तो एसोसिएशन लोगों को टीच करने का भी काम करेंगी, लोगों में जागरूकता फैलाने का काम करेंगी। इस इंडस्ट्री में जहां पर पैसा नहीं लग रहा काम शुरू करने के लिए, जहां पर आपको कोई टेक्निकल स्किल नहीं चाहिए काम शुरू करने के लिए, कोई आपको यहाँ पर रिस्क नहीं है, इस वजह से कोई भी कैसा भी व्यक्ति यहाँ पर आ जाता है। आज एक्ट द्वारा जितनी सुरक्षा कानूनी रूप से चल रही डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को मिली है, उतनी ही सुरक्षा एक कंज्यूमर या डायरेक्ट सेलर को भी मिली है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में एक कंज्यूमर के 6 राइट्स हैं। सबसे पहला राइट है द प्रोडक्ट शुड बी सेफ। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में एक बहुत बड़ा इश्यू है कि वहाँ पे बहुत सारा डुप्लीकेट प्रोडक्ट सही प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आ जाता है। डायरेक्ट सेलिंग में वो इश्यू खत्म हो जाता है। तो कंज्यूमर जब डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट कोई भी कंज्यूम करता है तो उसके दिमाग में बिल्कुल भी ये संदेह नहीं रहता कि ये प्रोडक्ट असली है, नकली है। दूसरा है इंफॉर्मेशन, जो मेरा प्रोडक्ट है उसके बारे में ट्रांसपेरेंट वे में पूरी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर को मिलनी चाहिए कि मैं आपको क्या बेच रहा हूँ, ये कैसे बनता है, कैसे मैं कहाँ से मैं सोर्स करता हूँ, कितना एथिकली मैं सोर्स करता हूँ। सेफ्टी, इंफॉर्मेशन एंड चॉइस। कंज्यूमर को एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए चॉइस देना बहुत जरूरी है। चौथा राइट है एजुकेशन का। कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरा एजुकेट करें। और आप देखेगा, आप लोग जो डायरेक्ट सेलर इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप लोग हर समय यही चीजें कंज्यूमर को बताने की कोशिश करते हैं। तो आप डायरेक्टली, इसलिए मैं कहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग चैलेंज को लेते हुए मार्केटिंग है, ये आसान नहीं है। इसीलिए जो सोचते हैं कि तो बड़ा आसान है, इसमें तो भाई एक का माल दूसरे को बेच दो और हम व्यवहार करें या न करें कोई मतलब नहीं रहता। तो ऐसे लोग मेरे ख्याल से डायरेक्ट सेलिंग में ना आए तो अच्छा है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में आपको बहुत विनम्र होना पड़ेगा, आपको बहुत धीरज से काम करना पड़ेगा। ओवरनाइट इसमें कोई पैसा बना नहीं सकता और न बन सकता, और कोई भी ऐसी बिजनेस नहीं है जहां की ओवरनाइट पैसा बनता है। डायरेक्ट सेलिंग
एक इट्स इज मोर ऑफ सोशल कॉज, मोर फॉर सोशल कॉज, एक सोशल सर्विस की तरह से इसको लीजिए कि इट विल ग्रो लाइक एनीथिंग। ये लोगों के अंदर में एक अच्छी सोच पैदा करता है, अच्छे रिलेशन बिल्डअप करता है, व्यक्तित्व विकास में बहुत योगदान करता है। देश दुनिया में घूमने की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ से मिलती रहती हैं। एक आम व्यक्ति अपनी लीडरशिप को निखार के दुनिया के सामने वो लीडर के रूप में प्रस्तुत हो सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके लिए हमें सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से जो 5वां राइट है कंज्यूमर का, हियरिंग का, वो भी आप बखूबी से निभाते हैं। 6वां राइट जो कंज्यूमर का है, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, रिड्रेसल का, वो एक लीगल फ्रेमवर्क में है। इसके लिए नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन बने हैं। जैसे एक डायरेक्ट सेलर को संगठित होना चाहिए, मैं तो चाहता हूं कि कंज्यूमर को भी उतना ही संगठित होना चाहिए, जिससे कि दोनों का भला। कई सारी एसोसिएशंस हैं हमारे देश में, वो एसोसिएशन अगर सब मिलके एक एसोसिएशन हो जाएं, ज्वाइंट ग्रुप में अगर अपनी आवाज़ सरकार के सामने रखें, तो मुझे लग रहा है कि वो और अच्छा होगा इंडस्ट्री के लिए। और मैं बहुत आसान्वित हूँ इस विषय पे। एक दिन आएगा जब हिंदुस्तान में केवल मात्र एक ही एसोसिएशन रहेगी। अनफॉर्चुनेटली बैड एम्बेसडर्स इस इंडस्ट्री में बहुत है, क्योंकि वो थोड़े दिन आए, उन्होंने देखा और उनको बताया गया कि भाई यहाँ तो बहुत ही, यहाँ तो पैसा ही पैसा है, माला माल हो जाओगे, और वो सोचे कि पहले दिन या पहले हफ्ते या पहले महीने या पहले साल में हो जाएंगे, तो वो नहीं हुआ। तो वो फिर जो है अपनी या इस प्रोसेस को, ये नेटवर्क मार्केटिंग को ही बदनाम करने लग जाते हैं। तो प्लीज बिवेयर ऑफ दोज पीपल, उनसे सावधान रहें। किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग में इंट्रोड्यूस करने से पहले इसके चैलेंजेस बहुत अच्छी तरह समझा दें। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमारे यहाँ पे कल्चर है कि जो भी लोग अचीवर बनते हैं, जिनकी ज़िंदगी में बदलाव आए हैं, उनको हम लोग दूसरे लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, ताकि नए लोगों को प्रेरणा मिले और वो रिलेट करें कि जब इसकी ज़िंदगी में इतने बदलाव आ गए तो मेरी ज़िंदगी में भी आ सकते हैं। ये साइकिल पे चलता था, आज इसके पास में मर्सिडीज आ गई है तो मेरे पास में भी आ सकती है। ये एक टूटे हुए घर में रहता था, आज बंगले में रहता है, तो मेरा भी बन सकता है। तो ये पक्ष तो हम लोग दिखाते हैं, लेकिन इसके ऊपर में जो कंडीशंस अप्लाई हैं वो अक्सर हम लोग भूल जाते हैं। वो कंडीशंस बतानी जरूरी हैं कि इसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितना टाइम देना पड़ता है। अगर हम लोग उस प्रकार से अगर कहीं ना कहीं बताएंगे तो एक अच्छा संदेश जाएगा। और जो लोग किसी लालच के बस में आ जाते हैं, या कुछ लोग ये मान लेते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग तो एक लॉटरी जैसा है कि अगर लॉटरी लग गई, और बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि ये तो किस्मत का काम है, किसकी अच्छी चल गई तो वो कामयाब हो जाता है, किसी के नीचे 2 लोग अच्छे, 4 लोग अच्छे मिल गए तो वो उसकी ऐस है और बाकी लोगों के लिए बड़ी मुश्किलें हैं। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम इंडस्ट्री की अचीवमेंट्स दिखाएं, और अचीवमेंट्स कैसे मिलती हैं, जो प्रोसेस है वो भी अगर हम लोग बताएंगे तो एक सही संदेश समाज में जाएगा, लोगों के बीच में जाएगा। देयर इज नो एंट्री बैरियर। एक ही बैरियर है कि आपको मेहनत करना आना चाहिए। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, आप विनम्र नहीं होंगे, जो एक ही बार में सफलता नहीं, बार बार मेहनत करने के बाद सफलता अर्जित करना चाहेंगे, तो देयर इज नथिंग लाइक डायरेक्ट सेलिंग। WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अगर हम लोग 2020 के डाटाज देखते हैं तो उसमें हमें मालूम चलता है कि हिंदुस्तान का जो CAGR है, 3 साल का CAGR, वो सबसे ज़्यादा रहा 17.6%। सो ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि हम लोग बहुत तेजी के साथ में ग्रो कर रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि लॉन्ग लिव डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। आज करीब 15,000 करोड़ का टर्नओवर इसका हमारे देश में है, और मैं तो चाहूँगा कि बहुत जल्दी ये करीब 1,50,000 करोड़ की इंडस्ट्री इस देश में बने, और इसका एक ही संगठन हो और सब एक साथ मिलके काम करें।